नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 45 यानी कार्यपत्रक संख्या 45 को। यह आपकी 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण खंड में अलंकार की बात करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने अलंकार को समझा था कि अलंकार क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, कितने प्रकार का होता है। और पिछली वर्कशीट में हमने शब्दालंकार की बात की थी, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। अब यहाँ पे च च की आवृत्ति हुई है, कौन सा अलंकार है? ये यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार कौन सा है? ये आपका शब्दालंकार है। ठीक, यानी कि जहाँ पे शब्द के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है। तो ये जो अलंकार होते हैं ये आभूषण की तरह होते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष आभूषण पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए। ऐसे जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो शब्दों का, अर्थों का कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं कि वहां पर सुंदरता, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, सुनने में, पढ़ने में, देखने में अच्छा लगे, तो वो होता है अलंकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम अलंकार को एक बार फिर से समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अर्थालंकार की। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि अलंकार क्या होता है, कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा कविता में, पद्य में जो चमत्कार है वो उत्पन्न किया जाता है। जरूरी नहीं कि पद्य में किया जाए, गद्य में भी प्रयोग किया जा सकता है, हालांकि कम प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार क्या है? कविता का एक ऐसा साधन होता है जिसकी सहायता से कविता में, पद्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यानी कि सुंदरता को उत्पन्न किया जाता है, उसको ज्यादा आकर्षक बनाया जाता है। अब जो अलंकार होते हैं उसके तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इसमें से शब्दालंकार की बात हम कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में। अनुप्रास अलंकार, श्लेष और यमक अलंकार है, वो तीनों पढ़े थे। वो कौन से थे? वो शब्दालंकार थे। शब्द के प्रयोग के कारण वहां पर सुंदरता पैदा होती है। ठीक, यहां पर हम बात करेंगे अर्थालंकार की, यानी कि यहां पर अर्थ के आधार पर सुंदरता है, चमत्कार है, वो उत्पन्न होता है। तो 5 प्रमुख अर्थालंकार है जिसको हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उपमा अलंकार की बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी कुछ कंटेंट दिया गया है, लेकिन ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा रायता फैल गया। तो कौन सा किससे कनेक्टेड है शायद थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ईजी सी लैंग्वेज में आप इनको समझ पाओ। तो यहाँ देखिए उपमा, उपमा अलंकार है, पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार है। उपमा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, उप जमा में माँ। उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है यहाँ पर तोलना या देखना, यानी दो वस्तुओं को तोलना, दो वस्तुओं को देखना, दो वस्तुओं में तुलना करना। किस आधार पे? उनके गुण के आधार पे हो सकता है, आकृति के आधार पे हो सकता है, स्वभाव के आधार पे हो सकता है। यानी उपमा शब्द का अर्थ हो गया तुलना करना। ओके, तो यहाँ पर जब तुलना की जाती है दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की हो सकती है, दो सिचुएशन की हो सकती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि उपमा अलंकार का, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ हृदय का जो है सागर से तुलना की गई, मन की तुलना की गई है किससे? यहाँ पर पहाड़ से तुलना की गई, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब कैसे पता चलेगा कि उपमा अलंकार है? क्योंकि रूपक अलंकार है, वहां भी तुलना की जाती है। तो इसकी एक और ट्रिक है कि यहाँ पर जहां भी उपमा अलंकार होगा वहां पे सी, सम, सरिस, सदृश, सा, ओके, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। सी, सा, सी, ओके, सरिस, सदृश, ओके। यहाँ देखिए सागर सा, गिरी सा, ओके, पहचान होगी ना। यहाँ पे उपमा अलंकार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। दूसरा जो हमारा अलंकार दिया गया रूपक अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, इसमें भी तुलना की जाती है कि जब गुणों की अत्यधिक जो समानता है उसके कारण जब तुलना की जाती है तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। अब इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो गया ना, तुलना वहां है, तुलना यहाँ है। तो इसमें फर्क ये होगा कि इसमें उपमेय और उपमान, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उसमें बहुत ज्यादा जब समानता हो तो उसमें एक ही माना जाता है। ओके, एक ही मान करके, इसलिए वहां पे सा, सी, से, सरिस ऐसे शब्द नहीं होते। ठीक, तो ये पहचान रहेगी। सा, सरिस, से, सदृश, इस प्रकार के शब्द तो वहां पे उपमा अलंकार है। और जहां पर रूपालंकार होता है वहां पर यह माना जाता है कि उनमें बहुत ज्यादा निकटता है, इसलिए वहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम को रतन, जो राम नाम है उसको रतन के साथ तुलना की गई है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि राम है उपमेय है, उसके ऊपर रतन धन है, उपमान का आरोप है, यानी दोनों में अभिन्नता है लेकिन फिर भी उनमें तुलना की गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक, यहाँ पर भी दो की तुलना की जाती है, गुणों के आधार पे यहाँ पे तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर
समानता इतनी ज़्यादा बताई जाती है कि उसमें सा, से, सरिस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो वहाँ पे रूपक अलंकार है। इसमें एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, यानी कि एक की दूसरे के गुणों से तुलना की जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका दिया गया है वो है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है कि यहाँ देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार को, किसमें उत्प्रेक्षा जो शब्द है उसका अर्थ होता है अनुमान, किसी वस्तु का संभावित रूप से देखना। ओके, यानी कि संदेह और निश्चय के बीच की जो स्थिति होती है वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें पहचान क्या होती है, जैसे मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, मानो, निश्चय, इव, ज्यों, त्यों, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे श्योर नहीं होते, निश्चित नहीं होते, मानो, जानो, ज्यों, त्यों, इस प्रकार के शब्द लेंगे, यानी कि थोड़ा सा डाउट होता है तुलना करते हुए। यहाँ देखिए कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आप इससे थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ। यहाँ दिया गया कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यहाँ पे देखिए कि मानो प्रयोग किया गया ना, यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है, यानी यहाँ पे निश्चित तौर पे नहीं कि मान लो सागर जैसे वहां पर हवा के जोर से हिलने लग गया हो, गोते लगाने लग गया हो, मान लो, श्योर नहीं है, इसलिए मानो शब्द आ गया, तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, ले चला साथ में मैं तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर सवरण, जो शब्द आ गया तो यहाँ पे कौन सा होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, मनु, जनु, जानो, मानो, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा अलंकार दिया गया वो है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है कि जब अचेतन मतलब निर्जीव जो वस्तुएं, उसमें चेतन का आरोप होता है। निर्जीव वस्तुएं उनको सजीव की तरह दिखाया जाता है, मानवीय क्रियाओं की तरह दिखाया जाता है। चाहे सजीव ही वो वस्तुएं, जैसे पेड़ हैं उसको दिखा दिया गया मानव की तरह हरकतें करते हुए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस काव्य में जो प्रातः उषा काल को मानवीय रूप में स्त्री की तरह दिखाया गया, तो यहाँ पे क्या मानवीय अलंकार है। जैसे बादल और नाचने लगे, नृत्य करने लगे, ओके, हवा मुस्कुराने लगी। अब देखिए बादल कब से नाचने लगे, नहीं नाचते ना, मानव करता है, तो मानवीय क्रियाओं को, उन प्राकृतिक क्रियाओं के ऊपर, उन हरकतों को वहां पर आरोपित कर दिया, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक, समझ में आ गया ना, यानी कि जहां पर प्राकृतिक क्रियाओं को, कोई भी क्रियाएं उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो मानव हो, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया वो है अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, अतिशयोक्ति की हेडिंग है वो कहीं गायब हो गई है ज़्यादा क्रिएटिविटी के चक्कर में, यहाँ पे है वो हेडिंग अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कब होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक समाज की सीमा या मर्यादा, वर्णन से लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाती है, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा करके जब किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति होती है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके। यहाँ देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। अब थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल हमें आगे यहाँ भी प्रश्नों में भी देखने को मिलेगा कि हनुमत की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भागे। कि हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी नहीं, उससे पहले लंका जल गई, मतलब आग लगने से पहले ही जल गई। अतिशयोक्ति हो ना, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति कहाँ होता है, जहाँ पर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये हो गए हमारे 5 अलंकार। पहला उपमा अलंकार, जिसमें 2 वस्तुओं की तुलना की जाएगी, लेकिन उसमें सा, से, सरिस, सदृश्य इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। दूसरा रूपक अलंकार, उसमें भी तुलना की जाएगी, लेकिन उसमें एक उपमाय होगा, एक उपमान होगा, दोनों एक साथ होंगे शब्द, और वहाँ पे सा, से, सरिस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि वहाँ पर गुणों की समानता थोड़ी ज़्यादा होती है। तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार है, जहाँ पे संदेह रहता है, उसमें मनु, मानो, जानो, जनु, ज्यों, त्यों इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ। मानवीकरण में हम प्राकृतिक या अप्राकृतिक जो भी संसाधन है उनको मानव की तरह अगर दर्शाते हैं तो मानवीकरण अलंकार होगा। और लास्ट हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जब हम किसी घटना को, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इन्हीं अलंकारों पर आधारित है कुछ हमारी आसान सी एक्सरसाइज एक्टिविटीज, चलिए उनको कंप्लीट करते हैं। पहली जो हमारी एक्टिविटी दी गई
कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेनो, यहाँ पे रूपक अलंकार है। चंद्र को खिलौने के साथ तुलना की गई है, यानी कि चांद को खिलौना कहा गया। ठीक, यानी खिलौनों को चांद या चांद को खिलौना कहा गया, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। यहाँ पे सा से सरिस इस प्रकार के शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तुलना है, तो रूपक अलंकार होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नाथी अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। नाथी अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। हालांकि ये गलत तरीके से एग्जाम्पल दे दिया गया, क्योंकि ये पांचों में से कोई भी अलंकार हमने डिस्कस नहीं किया, वो अलंकार है। यहाँ पे विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार कहाँ होता है, जहाँ बिना कारण के कोई काम हो रहा हो। ओके, जैसे नाथी अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, कि बिना वर्षा ऋतु के मोर नाचने लगे, यानी कि कारण तो है नहीं, बिना कारण के ही वो नाच रहे हैं, तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। ठीक, बिना कारण के जब कोई काम होता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा जो हमें वाक्य दिए गए, काव्य पंक्ति दी गई कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे रूपक अलंकार है। चरणों की तुलना कमल से की गई है। ओके, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद अगला देखिए, चौथा जो हमें काव्यांश दिया गया, काव्य की एक पंक्ति दी गई, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता है, जानू, जानो, ज्यों, इस प्रकार के शब्द किस में होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद पांचवा हमारा देखिए, पांचवा जो काव्य पंक्ति है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, सगरी लंका जली गई, गए निशाचर भागी। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल चुकी है। ओके, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो ये हमें यहाँ पर दिए गए थे कुछ काव्य पंक्तियाँ, और जिसमें हमें बताने थे कि अलंकार कौन सा है। उसके बाद अगला दिया गया, सुमेलित करना है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पे जो फूल है, कलियां हैं, उनको ऐसे दिखाया गया जैसे वो मानव हो। ओके, उन्हीं तरीके से कि मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो शब्द आ गया ना, तो क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। उसके बाद अगला देखिए, तीसरा दिया गया, सुमेलित करना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। राम नाम को रतन धन के साथ तुलना की गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया वो है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोलने लग गया। यहाँ पे सरिस शब्द है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक, तुलना है, रूपक हो सकता है ना, और उपमा भी हो सकता है तुलना में, लेकिन जहाँ पे सा से सरिस सदृश्य इस प्रकार के शब्द हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो पांचवा जो हमें दिया गया, जिसको मैच करना है, कि आगे नदियाँ पड़ी अपार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे देखिए, महाराणा प्रताप की घोड़े की बात की जा रही, चेतक की, कि बहुत सारी नदियाँ थी, अब सोचा जा रहा था कि कैसे उसको पार किया जाए। राणा ने सिर्फ सोचा ही था कि कैसे पार करें, इतने में तो घोड़ा दूसरी पार चला गया। अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि बहुत ज्यादा, कि सोचते ही घोड़ा उस पार। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा टास्क कंप्लीट। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना था कि सही जो एग्जाम्पल है उसको सही अलंकार के साथ मैच करना था, सुमेलित करना था। उसके बाद तीसरा हमारा टास्क है, चलिए उसको देखिए। तीसरा टास्क दिया है, पांचों अलंकारों का एक एक एग्जाम्पल हमें देना है। तो उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है, कर कमल सा कोमल है, कमल सा कोमल है, कर मतलब हाथ है, वो कमल की तरह कोमल है। उत्प्रेक्ष अलंकार, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो आगे ना, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है। रूपक, आए महंत बसंत। ओके, बसंत की महंत के साथ तुलना की गई है। ओके, महंत की तरह उनको दिखाया गया है। मानवीकरण, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब बादल है, उनको ऐसे दिखाया गया जैसे वो मतलब टाई वाई लगा करके आए हों। ओके, तो यहाँ पे उनको मानव की तरह दिखाया गया, तो मानवीकरण अलंकार होगा। पांचवा दिया गया, अतिशयोक्ति, तो कढ़त साथ ही म्यान ते, असी रिपु तनते प्राण। कि जैसे म्यान से तलवार को निकाला, जो दुश्मन था उसके प्राण निकल गए, मतलब अलग सा मैजिक दिखा दिया, यहाँ पे अतिशयोक्ति हो गया। ओके, तो ये पांचों के एक एक एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद चौथा हमारा टास्क है। चौथा टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप अपने आप भी कर सकते हो, कि आपको ये ऐसी कविता लिखिए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों को प्रयोग हो। तो मैंने कोई कविता नहीं लिखी है, कुछ उठा करके दे दिया, जिसमें 2 अलंकार है वो जरूर डाल दिए मैंने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे सो में लगा लंबा सा धागा, चोर निकल के बिजली सा भागा। अब देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसको। ओके, तो बम्बे बो, बै की आवृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पे लंबा सा, बिजली सा, सा गए ना,
तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी है, दोनों अलंकार हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। तो यहाँ पे अनुप्रास और उपमा अलंकार है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो आपके अलंकार है वो हमने अलग से सेपरेट एक वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। इसके लिए आपको क्लास 9-10 हिंदी व्याकरण में जाना होगा, जहाँ पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।